हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज यादव आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 11th के टॉपिक लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के लॉ के बारे में जानते हैं और उनको अच्छे से पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है आपके पास में। तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्टेट ऑफ रेस्ट में रखा हुआ है, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रखा रहेगा। कब तक? जब तक कि इस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। इसके लिए मैं बोलूं कि मान लीजिए इस मेरे हाथ पर ये इस तरीके से रखा हुआ है ये बॉक्स, तो ये हाथ पर ही रखा रहेगा जब तक कि मैं इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। तो यही तुम्हारे पास में क्या कहलाता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है, जो कि किस पर बेस्ड है? जो कि बेस्ड है आपके पास में लॉ ऑफ इनर्शिया पर। ठीक है बेटा, क्योंकि आज हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इनके बारे में कैसे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता था आपके पास में कि द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के कैसे होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर मान लीजिए आप लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो उसके मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो उस फोर्स के कैसे होगा? अप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहां से तुम्हारे पास में फोर्स का एक फॉर्मूला निकला था जिसको बोलोगे F बराबर ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तुम्हारे पास में न्यूटन के सेकंड लॉ से निकला था। तो कैसे क्या होता है जरा चीजों को जानो। हमने पहला लॉ पढ़ा। पहला लॉ ने हमें क्या बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अगर कोई रेस्ट से है तो उसे मोशन में लेकर के आ रहा है, और अगर कोई मोशन में है तो उसे रेस्ट में लेकर के जा रहा है। ठीक है, दूसरे लॉ ने क्या बताया? F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब इसने बताया कि अगर आप किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। वो उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा? कुछ चेंजेज आएगा, तो उस ऑब्जेक्ट के पास में क्या आएगा? तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन जो न्यूटन का तुम्हारे पास में कौन सा लॉ होता है? थर्ड लॉ होता है। वो आपके पास में ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार फोर्स लगेगा। किसी ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार फोर्स लगेगा, ये बताने का काम कौन करता है आपके पास में? न्यूटन का थर्ड लॉ करता है। जैसे मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट आपके पास में रखा हुआ है, तो जितना इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, मान लीजिए किसी टेबल पर रखा हुआ है, जितना इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस टेबल पर फोर्स लगाया जा रहा होगा, उतना ही फोर्स इस टेबल के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर लगाया जा रहा होगा। इसी बात से हम इसको क्या बोल देंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर कुछ एक्शन फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पर कुछ रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो देखोगे कि हमने कहा इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस टेबल पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमने कहा F1 है, और इस टेबल के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर क्या है? F2 है। क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे अपोजिट है, तो हम माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इस साइड भेजोगे तो F1 प्लस F2 की वैल्यू आपके पास में किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर आ। ये वही बात हो गई जैसे कि मान लो आपके पास में बॉल है और उस बॉल को दीवार पर फेंका, तो जितने फोर्स से तुमने उसको दीवार पर फेंका, तो दीवार के द्वारा भी उतने ही फोर्स में तुम पर उस बॉल पर क्या लगाया जाएगा? बल लगाया जाएगा। इसी बात को हम लोग न्यूटन का कौन सा लॉ बोलते हैं? इसी बात को हम न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तुम्हारे पास में क्या होगा? इस न्यूटन्स के थर्ड लॉ का तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा सर? एग्जांपल हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? सबको क्लियर हो रही है? इसके एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है। जैसे मान लो तुम लोगों ने गन देखी होगी सब लोगों ने, तो जब गन क्या करते हैं? चलाते हैं और बुलेट उसमें से निकलती है, तो तुमने देखा होगा पीछे का जो बट रहता है वो पीछे की तरफ क्या लगाता है? कुछ फोर्स लगाता है। तो जितनी बुलेट आगे जाती है उतना ही बट क्या लगाता है? पीछे की फोर्स लगाता है। यहां से भी क्या होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जांपल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन। तुमने देखा होगा कोई स्विमर है, वो क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है किसी पानी में, तो जितना वो पानी अपने हाथों से आगे की साइड हटाएगा उतना ही पानी उसको क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये भी तुम्हारे पास में क्या होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए किसी अर्थ पर चल रहे हो, अर्थ पर क्या कर रहे हो? वॉक कर रहे हो, तो जब आप अर्थ पर कुछ फोर्स लगाओगे तो अर्थ के द्वारा भी आपके अगले पैर पर फोर्स लगाया जाता है, जिससे आप क्या कर पाओगे? आगे की तरफ बढ़ जाओगे। तो इस तरीके से न्यूटन के थर्ड लॉ के ये तुम्हें एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं।
आई बात समझ। एक और बढ़िया एग्जांपल, जैसे मान लो रॉकेट का मोशन हो रहा है, रॉकेट क्या कर रहा है, हवा में जा रहा है, तो जितनी तुमने स्टार्टिंग में देखा होगा कितनी स्टार्टिंग में गैस निकलती है उससे, और उतनी तेजी से वो क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये भी आपके पास में न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल्स होता है। तो एक बार और रिकॉल करना कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके एग्जांपल क्या है, रिकॉइल ऑफ अ गन, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, और आपके पास में मोशन ऑफ अ रॉकेट। ये सारे एग्जांपल्स आपके पास में किसके होते हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के होते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कुछ फोर्स लगाया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लगाया गया होगा, तो उसके पास में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपके पास में किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। और हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है आपके पास में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। मतलब फर्स्ट लॉ बताता है कितना फोर्स अप्लाई करना है, सेकंड लॉ जो फोर्स लगाया गया है उससे पता चले ये ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेट करेगा, और थर्ड लॉ ये बताता है कि किस प्रकार फोर्स लगता है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस है छोटे मोटे, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग हमने कहा मान लीजिए आपके पास में ये कोई एक सरफेस है, और ये आपके पास में एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मान लीजिए यहाँ पर मास m1 का क्या रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, मास m1 का आपके पास में क्या होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसको एक मासलेस स्ट्रिंग से यहाँ पर क्या कर दिया होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बांध दिया होगा इस स्ट्रिंग से। तो इसका मास हमने बोला आपके पास में क्या होगा, m2 होगा, और इस तरफ से क्या किया जा रहा है, कुछ फोर्स लगाया जा रहा है। तो आप जानते हो कि अगर मान लीजिए किसी स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टेंशन फोर्स। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से आप जान चुके हो कि अगर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या लग रहा होगा, कुछ फोर्स लगेगा। तो इस ऑब्जेक्ट पर, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन फोर्स T लगेगा। ओके, और हमने कहा इस डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा, ये इधर तो मूव कर ही रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस पर T लगेगा। तो वो तुमसे यहाँ से पूछता है कि आप बताइए कि A की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी और T की वैल्यू आपके पास में क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो देखो आपके द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स भी तो लग रहा है, तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इस वाले में से ऑब्जेक्ट चूंकि इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो ये ज्यादा फोर्स होगा, तो इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, तो आपके पास में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि इस ऑब्जेक्ट, इस मास m1 पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको मैं क्या लूंगा, F माइनस टी बराबर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है इसका m1, और एक्सेलरेशन आपके पास में क्या है इसका a। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब आ जाइए इस वाले मास पर। तो इस वाले पर क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन T लग रहा है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपके पास में क्या हुई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करिए, LHS को जोड़ लीजिए और RHS को जोड़ोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे F माइनस टी प्लस टी बराबर m1a प्लस m2a। इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, F बराबर यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, m1a प्लस m2a। यानी मैं यहाँ से ये कहूँ F बराबर a कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास में क्या फॉर्मूला बना, F बराबर a m1 प्लस m2। यानी अगर यहाँ से आपके पास में एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी, F अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इस एक्सेलरेशन के मान को उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए, तो आपसे यहाँ पर क्या पता चल जाएगा कि टेंशन कितना लग रहा होगा इस यहाँ पर उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। m2 a का वैल्यू क्या है, F अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, ये आपके पास में क्या हो जाएगा सर, टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इस तरीके से निकालोगे और आप लोग टेंशन इस तरीके से निकालो। अगर मैं इनके कुछ मास दे देता हूँ, ये 5 किलोग्राम का है और ये 10 किलोग्राम का है, तो आप इस तरीके से निकालोगे, ए भी निकालोगे और टी भी निकालोगे। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग आपके पास में क्या लेकर के आते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आपके पास में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 10 किलोग्राम का, एक 30 किलोग्राम का और एक 50 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारे पास क्या आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए जरा। हमने कहा इस तरीके से आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए इससे बना हुआ, इसकी स्ट्रिंग ये है 10 किलोग्राम, 30 किलोग्राम,
और ये एक आपके पास में फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए, और इस पर इस साइड क्या लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, और इसका कुछ मास है। ये आपके पास में m1 होगा, ये m2 होगा, और ये आपके पास में m3 होगा। और कितने कितने मासेस दिए हुए हैं, 10, 30, 50। तो हमने कहा ये m1 की वैल्यू आपके पास में 10 kg है, m2 की वैल्यू आपके पास में 30 kg है, और m3 की वैल्यू आपके पास में 50 kg है, और ये जो F रिजल्टेंट लग रहा है वो आपके पास में 18 न्यूटन लग रहा है। तो ये पूछेगा कि इसके हर स्ट्रिंग पर कितना टेंशन लगेगा और ये ऑब्जेक्ट कितना एक्सेलरेशन होगा। तो हम लोग निकालते हैं। हमने कहा इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए अलग अलग स्ट्रिंग है, तो इस पर टेंशन T1 हो गया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इस पर भी क्या हुआ, एक्सीलरेट होता है, तो ये भी T1 हो गया, ओके। इस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, T2 लगेगा, स्ट्रिंग चेंज हो गई, तो इस पर भी इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, T2 लगेगा। ये सरफेस आपके पास में क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो सबसे पहले पता करोगे कि इस मास m1 पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में T1 फोर्स लग रहा है, तो ये वाली वैल्यू कैसे होगी, अधिक होगी, मतलब इस तरफ खींचा हुआ चला जा रहा है। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा इस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो सब जानते हो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यानी F माइनस T1 बराबर m1 की वैल्यू 10 दी हुई है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर 10 ही लिख लेता हूँ। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसको देखिए, ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो T1 अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, T2, तो माइनस T2, और फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर, m2 की वैल्यू 30 है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और इस पर आपके पास में T2 बराबर क्या हो रहा होगा, 50 है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब क्या करो कि हमें T की वैल्यू चाहिए, यानी टेंशन निकालना है, और हमें आपके पास में एक्सेलरेशन निकालना है, ओके। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तब आप देखोगे कि LHS को जोड़ा जाता है बेटा, और RHS को जोड़ा जाता है। 10a प्लस 30a, तो देखना इस T1 से ये T चला गया, F माइनस T2 बराबर यहाँ से क्या होगा, 30 और 10 40। F की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18, तो 18 माइनस T2 बराबर 40 है। तो इस T2 को इधर भेज दीजिए और 40 को इधर ले दीजिए, तो 18 माइनस 40a बराबर T2। ये आपके पास में क्या हो गया, T2। अब देखो इस T2 की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में रख दोगे ना, तो तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और एक्सेलरेशन आ गया तो मान लो आपके पास में T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, सारी वैल्यूज आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब क्या करो, यहां से T2 की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे, तो T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 माइनस 40 है, 18 माइनस 40a बराबर 50, ठीक है। 18 बराबर, इसको इधर भेजोगे तो 40a प्लस 50a, तो 18 बराबर 90a। तो a बराबर यहाँ से क्या आ गया, 18/90। तो 18 एकम 18, 18 पंजे कितना होता है, 90, यानी 1/5, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका आ गया आपके पास में, एक्सेलरेशन आ गया। अब जैसे ही 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास में एक्सेलरेशन आया, सीधा यहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो T2 बराबर क्या होगा, 50 इंटू 0.2, 50 दूनी क्या होता है 100, एक संख्या के बाद डेसिमल है, तो ये टेंशन, तो 10 न्यूटन आपके पास में क्या आ गया, T2 आ गया। जैसे ही T2 आया, अब क्या निकाल लो, T1 निकाल लो, तो T2 की वैल्यू यहाँ रख दो। क्या देखोगे कि T2 की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो T2 कितना आया, 10, T1 माइनस 10 बराबर 30 इंटू 0.2, तो T1 माइनस 10, 30 दूनी कितना होता है 60, यानी 6 बचेगा, उसको उधर भेजोगे तो T1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 6 बराबर 16 न्यूटन। यानी इस ऑब्जेक्ट पर 16 न्यूटन का तो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, और 10 न्यूटन का इस टेंशन पर लग रहा है। ओवरऑल फोर्स जो था वो आपके पास में क्या लग रहा है, 18 न्यूटन का लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, ये तुम्हारे पास में है कि मासलेस स्ट्रिंग पर m1 m2 m3 ऐसे और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मान लीजिए आपके पास में 18 न्यूटन का कुछ फोर्स लग रहा था, तो आपके पास में सब अपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से इस स्ट्रिंग पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा टेंशन T1 लगा, इस पर T1 लगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में T2, और इस ऑब्जेक्ट पर उधर कुछ है ही नहीं, तो ये T2 हो गया। हम लोगों ने फाइंड किया कि इस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में F लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या T1 है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 10 इंटू ए हो जाएगा। वहीं इस पर देखोगे इस डायरेक्शन में T1 है, अपोजिट डायरेक्शन में T2 है, तो T1 माइनस T2 बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इस पर T2 बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, सिर्फ 50 हो जाएगा। इतनी क्लियर होने के बाद में
हम चीज़ों को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जिससे तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाए। इस T1 से T1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो F माइनस T2 बराबर 10A प्लस 30 हो जाएगा। तो F माइनस T2 बराबर 40 है, और F की वैल्यू आपके पास में 18 दी हुई है, 18 माइनस T2 बराबर 40 है। तो इसमें से हम यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड करके इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो ये एक ही फॉर्म में पूरी इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से A का मान तुम्हारे पास में 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और T2 का मान 10 न्यूटन हो जाएगा, और T1 का मान आपके पास में 16 न्यूटन हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास में यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन और लेते हैं। इस तरीके से हम क्या लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलो, ये भी आपके पास में क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल है। चलो ये देख लेना आप लोग, इसको समझ लेना अच्छे से। हम इस डायग्राम को, फिगर को मिटाते नहीं। ओके, चलो देखो जरा, हमने कहा कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या बंधी हुई है, एक पुली बंधी हुई है। इस तरीके से आराम से सही से बना लेंगे अपन इसको। और इस साइड एक ऑब्जेक्ट लटका है जिसका मास कितना है, 5 kg। और इस तरफ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है आपके पास में, 10 kg। सही बात है, क्या दिक्कत है। इसका मास कितना है आपके पास में, 10 kg, और इसका मास कितना है आपके पास में, 5 kg। तो हम तुम्हें एक चीज बताएं, तुम सबने किसको पढ़ा है, मास पढ़ा है और वेट पढ़ा है। मास और वेट में क्या अंतर होता है, वेट एक तरीके से फोर्स होता है, क्योंकि इसकी यूनिट भी पढ़ते हो तो न्यूटन पढ़ते हो। मास क्या होता है, केजी में होता है। मतलब क्या है, मास को कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कितने हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास शक्कर के 5 दाने हैं, तो 5 दाने यहाँ पर भी होंगे, और 5 दाने में मान लो यहाँ से यूरोप चला जाऊं या मैं चंद्रमा पर भी चला जाऊं, तभी मेरे पास 5 के 5 दाने रहेंगे। तो वो उसका वेट तो नहीं हुआ, लेकिन जो वेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg होता है। वेट किसके अंदर आता है, ग्रेविटी के अंदर, और मास किस पर, उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, 5, 10, 15, 20, 25, 100। ठीक है, तो मान लो ये एक फ्रिक्शनलेस पुली थी, इस फ्रिक्शनलेस पुली से दो ऑब्जेक्ट, एक 5 kg का और एक 10 kg का। स्वाभाविक सी बात है, ये कम हल्का है और ये भारी है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस वे में होगा। सही बात है। और इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के कारण नीचे कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो हमने कहा इस पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, 5g लग रहा होगा, मास इंटू ग्रेविटी m इंटू जी। और इस पर क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर 10g लग रहा होगा। और ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कैसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा। तो इस पर ये 5g इसको रोक ही नहीं पा रहा। अगर इसको रोक पा रहा होता तो यहाँ पर ही रुक जाता, इसको खींच ही नहीं पाता। तो मतलब ये 5g जो नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर इस पर क्या लग रहा है, इसके द्वारा इस रोप पर टेंशन फोर्स T लग रहा है, और ये इसको आगे की तरफ लेकर के जा रहा है, बढ़ रहा है। वहीं इस ऑब्जेक्ट पर आते हैं, उस पर नीचे की तरफ 10g लग रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में T लग रहा है। ठीक है, ये इसका क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसका फोर्स अधिक होने की वजह से, इस पर बल अधिक लगने की वजह से इसको रोक नहीं पा रहा। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो आपके पास में एक 5 kg और एक 10 kg के दो ऑब्जेक्ट थे। इस पर वेट कितना लग रहा था, नीचे की तरफ फोर्स 5g लग रहा था, और इस पर 10g लग रहा था। क्योंकि इस रस्सी पर इसके कारण यहाँ पर टेंशन लग रहा है, और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में T लग रहा है। तो हम फाइंड करते हैं कि इस पर एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये वाली होगी कि ये वाली। अगर ये वाली होती तो ये मूव ही नहीं करता ना, तो ये वाली वैल्यू कैसे होगी, अधिक होगी, और ये वाली वैल्यू कैसे होगी, कम होगी। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, मान लो ये 50 न्यूटन का ऊपर की तरफ लग रहा है और 10 न्यूटन का नीचे की तरफ लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो 40 न्यूटन का ही लगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। तो तुम देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है, तो T अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है T माइनस 5g और बराबर 5 है। तुम तो एक बात याद रखो, जिस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है उसमें से अपोजिट डायरेक्शन वाले को घटा देते हैं बस। जैसे यहाँ क्या किया था, इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा था तो T1 में से T2 को घटा दिया, इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा था तो F में से T1 को घटा दिया, इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसमें से इसको घटा दिया। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, इस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसमें से इस अपोजिट वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10g माइनस T बराबर क्या होगा, 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो सब बच्चे जानते हो LHS LHS को जोड़ा जाता है और RHS RHS को जोड़ा जाता है। तो T माइनस 5g प्लस 10g माइनस T बराबर 5a प्लस 10। इस T से ये T चला गया, तो 10g में से 5g आएंगे, तो 5g बराबर कितना हो गया, ये 15 हो गया। 5 एकम 5 और 5 3 15। तो a बराबर यहाँ से क्या वैल्यू आई, g/3। g की वैल्यू अगर हम 10 मानते हैं, तो एक्सेलरेशन आपके पास में कितना है, 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये जो इस तरीके से एक्सेलरेशन हो रहा होगा, यहाँ पर कितना हो रहा होगा, 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। अब टेंशन फाइंड कर लो।
इस वैल्यू को उठा करके कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, पता चल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से तो 10 जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मानी हम लोगों ने, माइनस टी बराबर 10 इंटू 3.33, तो ये कितना हो जाएगा 100। इसको उस तरफ भेजोगे तो 100 माइनस एक जीरो उसको दे देगा, 30.3 बराबर टी हो गया। तो 66.7 न्यूटन तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब टेंशन आपके पास में यहाँ लिख देता हूं मैं, सब दिख नहीं रहा होगा तो, टी बराबर क्या आ गया 66.7 न्यूटन। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर, इस पर जो टेंशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा है, 66.7 न्यूटन का लग रहा है। और आपके पास में एक्सीलरेशन की वैल्यू तुम्हारे पास में क्या है, 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इतनी बात सबको क्लियर हो रही है। अगर ये सबको क्लियर हो रहा है तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लो ये आपके पास में कोई एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है हॉरिजॉन्टल, इस पर आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से पुली से ये बंधा हुआ है इस तरीके से, और मान लीजिए इसका मास आपके पास में 2 kg है और इसका मास आपके पास में क्या है 3 kg है, और इसको हम लोग फ्रिक्शनलेस पुली से बांध रखा है। सरफेस भी कैसे फ्रिक्शनलेस है। तो बताइए इस पर टेंशन फोर्स क्या होगा और इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। अगर आपका आंसर आ जाए तो इसको कमेंट में दे देना, और नहीं आ जाए तो हम इसको आप लोगों को कल बता देंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आया करे तो इसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में भेज दिया करो, क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।